हेलो बच्चों, तो आ गया है लेक्चर नंबर 4 जिसमें आपका ढेर सारा स्वागत। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। काफ़ी एग्जाम में आने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो कॉपी पेन निकाल कर बैठिए और इन चीज़ों को नोट भी करते रहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, अगर देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। पहले ये था कि इलेक्ट्रॉन सब है, देखो है इलेक्ट्रॉन के बारे में, सब कुछ है इलेक्ट्रॉन के बारे में, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन हमारे लिए था पहले पार्टिकल, पहले क्या था? ये पार्टिकल। लेकिन बाद में ये जो पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट ये तो हो गया गलत हो गया। फिर कि जब पार्टिकल वाला गलत हो गया, क्योंकि फिर इसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, तो ये वाला कंसेप्ट हो गया गलत, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं रफ। अब देखो, जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो भाई एक वेव है, वो पार्टिकल तो है ही नहीं, ठीक है। और ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया एक साइंटिस्ट थे, दी ब्रोगली। दी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। उनके बाद हाइजेनबर्ग ने भी क्या बताया भाई कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। लेकिन अभी तक इस वेव की इक्वेशन नहीं मिली थी कि आखिर ये जो वेव होगी, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं हुई थी। अब देखो, अच्छा आप लोग सोच रहे होगे कि दी ब्रोगली ने भी तो एक इक्वेशन दी थी, फिर वो कहाँ गई? जब इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन अगर हमें इसकी ज़रूरत एक पड़ रही है, तो इसका मतलब तो है कि इनकी इक्वेशन ख़राब हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखो इन्होंने जो इक्वेशन दी थी बच्चे, वो थी कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mb, यही तो थी। अब देखो इसमें वेव के किस प्रॉपर्टी की बात की गई है? इसमें ना तो वेव के एनर्जी की बात नहीं है, इसमें एनर्जी के बारे में, हमें वेव के एनर्जी के बारे में क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। वेव में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इससे हमें एक चीज़ ही पता चल रही है, वो क्या है? वेवलेंथ। क्या पता चल रहा है? वेव नेचर के बारे में एक ही चीज़ पता चल रही है ना, ओनली वेवलेंथ। केवल एक ही चीज़ पता चल रही है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो भाई इस इक्वेशन को तो वेवलेंथ पता चल गई, उसको यहीं रोक दिया गया। ये क्वांटम फिजिक्स में आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक तो अभी यहाँ रुकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ ऐसे रोके रहने दो। तो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, वो भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। तो इस वेव की बच्चे एक इक्वेशन दी गई, किसने दी? श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। वास्तव में ये इक्वेशन थी क्या? देखो ये थी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। कैसी इक्वेशन थी? प्रोबेबिलिटी इक्वेशन थी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी थी। किसकी थी? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन सुनो, इसने केवल इस इक्वेशन, जो श्रोडिंगर ने हमें जो इक्वेशन दी थी ना, उसने केवल प्रोबेबिलिटी ही नहीं बताई थी, उसने और भी काफ़ी चीज़ें बताई थी। देखो उससे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमें इसके बारे में भी पता चला। उसके बाद हमें मतलब प्रोबेबिलिटी पता चली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में पता चली। उसके बारे में हमें ये पता चला कि इस इक्वेशन मतलब वो 3D में है, 2D में है, क्या है। तो इससे हमें पता चला था कि किस डायमेंशन में है, ठीक है। तो इससे निकल के आया था रिजल्ट कि वो 3D में होती है, इससे हमें ये भी पता चला। तो और बहुत सी बातें इससे पता चलती हैं, लेकिन इस इक्वेशन से दी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी, उससे हमें केवल एक ही चीज़ पता चलती है, वो है कि वेवलेंथ, ठीक है। बाद में आगे काफ़ी चीज़ें पता चली, लेकिन अभी तक तो हमें इतना ही पता चल रहा है। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसके बारे में इतना ही पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इतनी है। इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है। आगे देखो ध्यान से। तो देखो ये इस इक्वेशन को लाने के लिए श्रोडिंगर सर ने, इस इक्वेशन को लाने के लिए दी ब्रोगली की भी हेल्प ली है,
हाइजेनबर्ग की भी हेल्प ली है। ध्यान से देखो, दी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों के प्रिंसिपल्स को इन्होंने बेस बनाया है, उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन दी है। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। क्या हुआ, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी है, इन दोनों के प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर इन्होंने इक्वेशन दी। उनकी इक्वेशन क्या क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है, एनर्जी बताती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन की। अभी हम समझेंगे, काफ़ी डेप्थ हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो वेव है किस टाइप की है, इन्होंने बताया 3D में चलती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना आप देख लीजिए, ये काफ़ी बेसिक बेसिक पॉइंट है जो पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में आपको जो कंसेप्ट है ना, वो एकदम मजबूत कर देंगे, ये वो पॉइंट है। तो एकदम मज़े से चलो इसे, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, नोट करते रहना, ठीक है। साथ में नोट करते रहोगे ना तो चीज़ें अच्छे से याद भी रहेंगी, समझ भी आएंगी। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक वैल्यू आती है, इसे बोलते हैं हम साई, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है साई। अब ये होता क्या है रियल में, देखो इसे, देखो पहले तो इसे बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। दूसरा इसका नाम है आइगन फंक्शन। वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन, हम इसी को बोलते हैं। अब आगे ध्यान से देखो, ये जो मतलब रियल में ये होती कैसी, पहले ये देखो, मतलब इसका वेव से इसका कनेक्शन क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखो मानो कि कोई एक वेव है, ये एक्सिस है, इसके अलॉन्ग ये वेव चल रही है, ठीक है। देखो ध्यान से चल रही है, इसे जाने दो, अभी रुको, हम चीज़ समझ लें फिर इसे जाने देंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ से बच्चे एक वेव चल रही है, तो ये जो वेव है ना, वेव, तो इस वेव की जो हाईएस्ट हाइट है, ये सबसे मैक्सिमम जो हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है बच्चे, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं, देखो वेव की जो हाइट है ना, ये इसके एक्सिस से सबसे जितनी ऊंचाई तक ये गई है वो ऊंचाई, तो उस एक्सिस से उस ऊंचाई तक की पूरी जो मेजर किया गया, तो उस जो मेजरमेंट निकलता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और इसी एम्पलीट्यूड को हम किससे लिखते हैं, साई से। जो त्रिशूल की तरह दिख रहा है ना, ये है एम्पलीट्यूड, और इसी को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन, और इसका तीसरा नाम भी क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या नाम है इसका, एम्पलीट्यूड। अब देखो ये जो वैल्यू है, इसके नाम तो हमें पता चल गया, अच्छी बात है। एक और चीज़ सुनो, इसमें बताऊँ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। और एक और चीज़ सुनो, इसके ऊपर की जो वैल्यू है वो है इतना जाएगा प्लस साई में, और ये जो नीचे इनका भी तो एम्पलीट्यूड होगा ना कुछ, इनका भी होगा, लेकिन ये एक्सिस से नीचे है, तो ये भी है एम्पलीट्यूड, लेकिन जो इनकी वैल्यू आएगी वो माइनस साई में आएगी। क्लियर है। तो जो साई की वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साई की जो वैल्यू होती है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब देखो ये बताता क्या है उसके बारे में, ये बच्चे बताता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है या रेस्ट में है। किससे, इस साई से हमें पता चल जाता है, हमें इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं इससे। देखो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाती है, मैं बताऊंगा सब कैसे पता चलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, रेस्ट में, हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक वैल्यू बच्चे आती है साई स्क्वायर। अब साई स्क्वायर से हमें केवल और केवल एक ही चीज़ बहुत बढ़िया वाली पता चलती है, वो देखो क्या है, साई स्क्वायर से हमें पता चलता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है ज़्यादा, ये बताता है साई स्क्वायर। ध्यान से देखो, साई स्क्वायर में क्या बताता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमें किससे पता चलता है, साई स्क्वायर से। अब देखो इसको मतलब क्या हो, ध्यान से देखो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इस लाइन ये होती है क्या लाइन, देखो ध्यान से देखो, ये कोई एक एरिया है, माना कोई एक एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरी ये जो है ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये है कि हमें पता है इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है, हमें पता है, लेकिन हमें बच्चे ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं है। हमें नहीं पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ यहाँ है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन इतने ही एरिया में कहीं ना कहीं है। तो ये इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब ना यहाँ है, बाहर तो नहीं होगा, इस एरिया में कहीं ना कहीं है, ये इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो ये कौन बताएगा, साई स्क्वायर। और साई ऑलरेडी हमें साई क्या बताएगा, साई बताया काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, रेस्ट में, ये बताएगा। खुद ही क्या है, एम्पलीट्यूड है, आइगन फंक्शन है, वेव फंक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है चीज़ें, आई थिंक समझ तो आ रहा होगा, इसे नोट करते चलना। ठीक है, अब हम और समझें। अब मैं बताऊं, देखो ये इसमें बीच रिलेशन क्या है, देखो इसको समझ लो ज़रा, ये नोट कर लिया। अब इतनी चीज़ें देख लो ज़रा, देखो बच्चे, अगर देखो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना, देखो अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, क्या होगा, साई की जो वैल्यू है ना वो उतनी ही जल्दी चेंज होगी। साई क्या होगा, चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा, साई उतना जल्दी चेंज होगा, साई चेंज हो जाएगा और चेंज होता ही रहेगा, और जितनी ज़्यादा होती रहेगी साई भी उतना ही ज़्यादा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनो, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा, साई की जो वैल्यू आएगी, जो हमारा साई होगा वो उतनी ही जल्दी से चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जो साई की वैल्यू है उसमें क्या होगा, नो चेंज, तो साई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान से सुनो, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब जितनी ज़्यादा होगी साई की वैल्यू उतनी जल्दी चेंज होती रहेगी। पर अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, यानी कि काइनेटिक, एक मिनट मुझे देखूँ दिख भी रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कम दिख रहा है, एक मिनट रुको। मैं चेक कर लूँ, अब ठीक है। देखो देखो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में, रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो साई की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। आई थिंक मैंने आधा कर भी दिया है। अब हम देखते हैं इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन आखिर क्या है, मतलब काफ़ी चीज़ें इक्वेशन के बारे में। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है भाई, इक्वेशन आई थिंक दो फॉर्म में है, एक तो उसकी ऑपरेटर फॉर्म है, एक इसकी खुद की एक्चुअल फॉर्म है। तो पहले इस एक्चुअल फॉर्म को देख लो ज़रा, इक्वेशन क्या है, कितनी बढ़िया इक्वेशन है ना, काफ़ी बड़ी है। देखो ध्यान से, d2 ज़ाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 ज़ाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस d2 ज़ाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, ये प्लांक कांस्टेंट वाला है। ठीक है, इंटू ई माइनस वी
और इनटू में क्या लग गया, साई लग गया, इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। अब आगे सुनो इसमें क्या क्या चीज़ें, देखो पहले देख लो ये x क्या है, y क्या है, ये z क्या है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, कोई भी एक वेव है तो वो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही डायरेक्शन में चलेगी। देखो कोई भी एक वेव है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो x ही डायरेक्शन में चलेगी, वो x एक्सिस पे ही चलेगी, ज़रूरी तो नहीं है ना, वो y में भी तो चल सकती है, भाई उसकी मर्ज़ी है। मान लो ये यहाँ पे चल रही है x एक्सिस पे चल रही है, लेकिन हो सकता है कि वो y एक्सिस पे भी चली जाए, ये y एक्सिस रहा। देखो ये इक्वेशन में ही जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ, तो नीचे करके बनाता हूँ इसे, ठीक है। देखो ध्यान से, कोई भी एक वेव है वो ज़रूरी नहीं है भाई कि x एक्सिस पे ही चले, वो y पे भी चल सकती है और वो z पे भी चल सकती है। तो इसी तरह से जो श्रोडिंगर साहब है ना, उन्होंने इस जो इलेक्ट्रॉनिक वेव की जो इक्वेशन है वो उन्होंने 3D में मानी थी कि वो तीनों डायमेंशन में है। किसमें? तीनों डायमेंशन में है। तो इसीलिए उन्होंने x y z लिए थे। ये क्या है? ये एक्सिस हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है, पता है क्या है? अब सुनो, देखो ये जो बच्चे ये x y z है ना, ये x y z, ये जो x y z है, ये बच्चे आगे चल के क्या बन जाते हैं? क्वांटम नंबर। क्या बनते हैं आगे चल के? ये क्वांटम। लेकिन ये तो बात तब की जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसे दिमाग में रख लो कि जो x y और z है, यही तीन एक्सिस आगे चल के तीन क्वांटम नंबर बनते हैं, ठीक है। अब आगे चीज़ सुनो, ये जो d2 मतलब d2 का मतलब समझ रहे हो? ये जो इक्वेशन है इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। x y z क्या है? ये एक्सिस हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई क्या है? ऑब्वियसली कांस्टेंट है। h क्या है? ऑब्वियसली प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। आगे सुनो, इस E और V को देख लो। देखो बच्चे जो E है ना, E है टोटल एनर्जी। क्या है ये? E टोटल एनर्जी। और व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जब सम होता है तो क्या निकलती है? टोटल एनर्जी। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इसको V से लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चलो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लिखते हैं V से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने V से लिख रखा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, टेंशन ही लेना, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी क्या है? सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो जब टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगी तो क्या बच रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ भाई बात किसकी हो रही है? जब टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर रहे हैं तो आखिर निकल क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन की वैल्यू जो भी आएगी इसको सॉल्व करने पे, वो ही हमें बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है, किस एरिया में है, कितनी है, ये हमें सब इस इक्वेशन से पता चल जाता है। लेकिन जो दी ब्रोगली की इक्वेशन थी ना, उससे हमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास एक एक्चुअल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसका ऑपरेटर फॉर्म। ओके, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसे नोट करते चलना, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना हो। अब देखो इसकी ऑपरेटर फॉर्म क्या होती है। देखो ये इसमें बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है एक ऑपरेटर फॉर्म, और इस H को और इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये तो हमारा साई है ही वेव फंक्शन,
ये क्या है, टोटल एनर्जी। ये क्या है, वेव फंक्शन। देख लो ध्यान से ज़रा, ये है इसकी बच्चे ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये साई है, यहाँ भी साई है, और ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं। इस पूरी जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन कंप्लीट अच्छी तरीके से देखेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखो, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर ना भी आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूँगा, ठीक है। आपको एक बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप बहुत मेहनत से पढ़िए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। आगे सेशंस कंटिन्यू आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ मतलब अच्छी तरीके से देखिए उन्हें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, स्टडी कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।